नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी गाइस, है ना, हाउस प्रॉपर्टी, फिर सैलरी पे आते हैं, है ना। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, कितने सेक्शन पढ़ने, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सेक्शन नंबर 22 दैट इज चार्जिंग सेक्शन। तीन कंडीशन है, वो फुलफिल हो जाएगी तो हाउस प्रॉपर्टी हेड क्या कर रहा है, अप्लाई। देयर शुड बी बिल्डिंग और लैंड अटैच टू बिल्डिंग। दूसरा था आप उस बिल्डिंग के क्या होने चाहिए, ऑनर, है ना। और तीसरा था उस आपने अगर उस बिल्डिंग का यूज अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करा है तो उसका ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया है तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। ऑनर होना चाहिए। ऑनर ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ऑनर एज वेल एज बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर भी क्या होता है, इंक्लूड यहां पर किया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 22 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किराया मिलना चाहिए तो ही हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, टैक्सेशन होगा। किराए की इनकम यस होती है, लेकिन किराया मिलना इज नॉट अ प्री रिक्वायरमेंट टू इंटर इनटू हाउस प्रॉपर्टी हेड। इस वजह से देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी कौन सी होगी दोस्तों, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी जिसको आपने क्या कर रखा है, किराए पे दे रखा है। सिंस देयर इज नो कंडीशन रिगार्डिंग कि किराया मिलना चाहिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट भी कहां पर होता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। एक प्रॉपर्टी ऐसी जिसको आपने पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है और पार्टली क्या कर रखा है, लेट आउट। और एक प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें खुद कुछ टाइम तक आप रहे थे सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, खाली करके फिर आपने किराएदार को दे दिया, लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। और एक प्रॉपर्टी रहेगी जिसमें आप रहे ही नहीं, कोई भी नहीं रखा, दैट इज कॉल्ड एज वेकेंट प्रॉपर्टी। इनका वैल्यूएशन कैसे होता है, तो जनरली ना लेट आउट प्रॉपर्टी का एक बेसिक फॉर्मेट है। एक बेसिक फॉर्मेट है, ये बोलता है जीएवी। आप पहले उस मकान की क्या निकाल लीजिए, जीएबी। जीएबी से क्या माइनस कर दीजिए, म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या आ जाएगा आपका एनएबी। एनएबी में से 24A की 30% क्या दे दीजिए, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और 24B का क्या माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट। तो यू विल गेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जीएबी कैसे निकालते, तो जीएबी निकालने के लिए 4 स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप नंबर 1, रीजनेबल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट। हम यहां पर रीजनेबल रेंट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर, और जो भी आएगा, और एक्चुअल रेंट सॉरी जो भी आएगा, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट निकालते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा, अनरिलाइज रेंट का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर आपने साल के बीच में खरीदा या बेचा तो आपको रीजनेबल रेंट उसी टाइम के लिए निकालना है जितने टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी के क्या थे, ऑनर। इसके बाद था दोस्तों एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, लेकिन याद रखना एक्चुअल रेंट निकालते टाइम वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो हाउस प्रॉपर्टी 3 महीने वैकेंट है, तो अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से एक्चुअल रेंट तो कितने महीने का निकालना, 12 महीने का। 12 महीने का ही क्या निकालना, एक्चुअल रेंट निकालना। तो वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसका फर्क पड़ेगा, अनरिलाइज रेंट। हम एक्चुअल रेंट में से क्या माइनस कर देंगे, अनरिलाइज रेंट को माइनस कर देंगे, लेकिन तभी जब कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल। व्हाट आर दी कंडीशंस, व्हाट आर दी कंडीशन, व्हाट आर दी कंडीशन, प्रॉपर्टी से निकाल दिया हो, केस फाइल कर दिया हो, और दूसरी किसी प्रॉपर्टी में रहने की परमिशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो अज्यूम कर लेना कि भैया सारी कंडीशन जो है वो क्या हो चुकी है, फुलफिल। हाँ, अगर आपने बीच में खरीदा या बीच में बेच दिया तो एक्चुअल रेंट उसी टाइम पीरियड के लिए निकाला जाएगा जितने टाइम पीरियड के लिए आप क्या थे, ऑनर। अब एक्चुअल रेंट आ गया, थर्ड स्टेप में हायर करना एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर, फिर वैकेंसी क्या कर देना, माइनस। बेटा वैकेंसी हमेशा किसके हिसाब से माइनस करना, एक्चुअल रेंट के हिसाब से माइनस करना। तो क्या आ जाएगा आपका जीएबी। जीएबी से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। क्या याद रखोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना भी पे किया हो, 10 साल का एक साथ पे कर दिया, ऑनर ने पे कर दिया, माइनस करेंगे। टेनेंट ने पे कर दिया, कुछ मत करना, इग्नोर कर देना उसको, एनएबी आ जाएगा। 24A का डिडक्शन दे देना 30% वाला, और इंटरेस्ट क्या कर देना, माइनस। सिंस इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट की कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं हो, परचेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर हो, दोस्त से लिया हो, बैंक से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, जितना भी इंटरेस्ट है पूरा इंटरेस्ट क्या कर दीजिए, माइनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस पोस्ट दोनों माइनस करो, पोस्ट पूरा माइनस करो, पोस्ट पूरा माइनस करो, प्री को 1/5 करके क्या करो, माइनस करो। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जैसे आपने लोन लिया 1 जुलाई 2018 को, तो प्री कंस्ट्रक्शन आपने वहां से चालू हो जाएगा। आपका कंस्ट्रक्शन जिस भी साल कंप्लीट होगा उससे पहले वाली 31 मार्च पे आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, खत्म। तो हमेशा याद रखना आपका कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन एंड कहां होता है, जिस साल भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे पहले वाली 31 मार्च। तो 31 जुलाई 2023 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब आपका प्री कंस्ट्रक्शन खत्म कहां हो चुका होगा, 31 मार्च 23 के ऊपर, यानी 1 अप्रैल 23 से आपका क्या चालू हो चुका होगा, पोस्ट। तो जनरली पोस्ट में पूरे साल का इंटरेस्ट आता है, बस शर्त यह है कि आपने लोन को बीच में रिपे नहीं कर दिया हो। प्लीज उसका भी ध्यान रख लेना कि कंस्ट्रक्शन 16 में चालू हुआ और 18 में खत्म हो गया। 18 लाइक
18 अक्टूबर को क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसके पहले वाली मार्च तो 31 मार्च 2018 आ जाएगी। तो होगा ये बेटा कि प्री कंस्ट्रक्शन तो आएगा, लेकिन कितनी बार मेहनत होता है, 5 बार। तो एक बार वो 18-19 में, एक बार वो 19-20 में, एक बार 20-21, एक बार 21-22, एक बार 22-23, तो ऑलरेडी 5 बार क्या हो चुका होगा, माइनस। तो प्री कंस्ट्रक्शन अगर बहुत पहले खत्म हुआ है तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि उसका कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट। फिर एक बात और ही आपको याद रखनी है कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, हो सकता है शायद मैं आपको एक क्लास में बताना स्किप हो गया हो, बट अभी आप सुन लीजिए। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे मान लो कि मैंने 5 लाख का लोन लिया और 50,000 का साल भर का ब्याज बना, मैं दे नहीं पाया, तो बैंक वालों ने बोला एक काम करो, नाउ योर लोन इज ऑफ 5,50,000, तो अगली बार किस पे ब्याज लगेगा, मैं सिर्फ 5 लाख के ऊपर की इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकता हूं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं ली जाएगी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहा है उसकी डिडक्शन नहीं ली जाएगी। इसकी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों आ गए थे हम लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर। लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे होता है, फटाफट से लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसा होता है, उसकी सीधा एनएवी क्या कर देते हैं, उसकी एनएवी क्या कर देते हैं, 0। इसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, सेल्फ नहीं बोला क्या मैंने, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी क्या कर देंगे, 0। अच्छा कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की 0 करनी है, 2, ठीक है। इसके बाद एनएवी दोनों की 0 होगी, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, 2 लाख, लेकिन इंटरेस्ट 2 लाख तभी माइनस करेंगे जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद से, दूसरा लोन लिया हो परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस साल लोन लिया उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अंदर, तो 2 लाख माइनस कर पाओगे। अदरवाइज 30,000 क्या कर पाओगे, माइनस कर पाओगे। जो 2 लाख लिमिट है वो दोनों घर की मिलाकर है, जो 30,000 लिमिट है वो दोनों घर की मिलाकर है। अगर एक जगह 30,000 आ रहा है, एक जगह 2 लाख आ रहा है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 2 lakhs। ये तो 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट है, इट्स प्री प्लस पोस्ट की मिला के लिमिट है। मान लो कि आपका प्री आ रहा है 85,000, पोस्ट आ रहा है 1,95,000, तो बेटा आप दोनों का मिलाकर कितना माइनस कर पाओगे, 2 लाख। जी हाँ 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 हाँ, बस एक मैं तुम्हारे लिए भी रिकॉर्ड कर रहा था ये चीज। हाँ हाँ, अरे भाई एकदम बढ़िया, ऑल दी बेस्ट, है ना। अच्छा ही बनाया, मैंने नहीं बनाया पेपर, नहीं। देखो मैंने पढ़ा है, मैं ही बनाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप देख लीजिए। बट रिकॉर्डिंग चल रही बॉस, मैं मिल रहा हूँ तुमसे, है ना। हाँ ठीक, ओके। अब मैं क्या बोल रहा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनएवी क्या हो गया ना यार, ठीक है। अच्छा रिपेयर्स के लिए याद रखना कितना है, 30। लेट आउट में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद तीसरा क्या था हमारा, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट। तो कुछ मत करो भाई, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह सॉल्व करो और आधा किसकी तरह सॉल्व करो, लेट आउट की तरह। सारे फिगर्स को क्या करो, आधा आधा कर लो। म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का दे रखा होगा, एनुअल वैल्यू पूरे घर की दे रखी होगी, तो लेट आउट की लेनी है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो एनएबी सीधा हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट था, हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर और लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है। इसको लेट आउट की तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। लेट आउट की तरह सॉल्व करना है, लेट आउट की तरह सॉल्व करना है, तो उस केस में आप रीजनेबल रेंट निकालोगे। रीजनेबल रेंट निकालते टाइम वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा, अनरिलाइज रेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप एक्चुअल रेंट निकालोगे। एक्चुअल रेंट निकालते टाइम वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसका पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपेंसी, सेल्फ ऑक्यूपेंसी का तो पड़ेगा, और अनरिलाइज रेंट का पड़ेगा, पड़ेगा, 2 का पड़ेगा। किसका, वैकेंसी का नहीं पड़ेगा, लेकिन अनरिलाइज रेंट का फर्क पड़ेगा, और सेल्फ ऑक्यूपेंसी का भी फर्क पड़ेगा। विचेवर इज क्या करेंगे, हायर आ जाएगा। जीएवी वैकेंसी हो तो वैकेंसी क्या कर लेना, माइनस कर देना। जीएवी आ गया, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना। इंटरेस्ट की कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो 2 से ज्यादा वाली प्रॉपर्टी का क्या करना है, तो उसको क्या करेंगे, डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपने देखा था 3 प्रॉपर्टी है तो 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, 1 को क्या कर दो, लेट आउट मान लो, है ना। फिर
अगर फिर ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो जिस जिस कॉम्बिनेशन से सबसे कम इनकम आ रही है, वो वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर। एंड याद रखना ओटीआर डीटीआर के अंदर, जब अगर डीटीआर है, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी का हम क्या नहीं माइनस कर पाएंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस नहीं कर पाओगे। तो वो एग्जाम में बोलेंगे कि भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और वो डीटीआर चूज कर रहा है, उसने इतना इंटरेस्ट पे किया है, भाड़ में जाए, एनएबी क्या आएगी उसकी, जीरो। मतलब डीटीआर के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 ये कहता है कि यार लाइक अगर आप किसी बाहर के वाले पर्सन को, नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने टीडीएस क्या कर लिया हो, डिडक्ट कर लिया हो और गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 25 ए भी बताया था मैंने आपको, अरियर्स ऑफ रेंट और अनरिलाइज रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट और अनरिलाइज रेंट जिस साल मिलता है उस साल क्या होता है, टैक्सेबल कितना, 30% माइनस करने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 26 दैट इज को ऑनरशिप। को ऑनरशिप में करते हैं, अगर लेट आउट वाला केस हो गया तो उसमें कुछ नहीं करना है, आंसर निकालो और को ऑनरशिप के रेशो में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हम बात करते हैं तो दोनों को ऑनर की वैल्यू क्या कर लेना, निल, और जो 2 लाख रुपए के या 30,000 रुपए की इंटरेस्ट की लिमिट है वो पर को ऑनर है, तो उस वजह से लिमिट 2 और 2 लाख इधर हो गई तो कितनी हो जाएगी, 4 लाख। अगर 2 को ऑनर है, 3 को ऑनर है तो लिमिट कितनी हो जाएगी, हर के लिए 2-2 लाख, तो 6 लाख आप इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। सेक्शन 27 था डीम्ड ऑनर का। डीम्ड ऑनर के केस में ऑनर कोई और होगा लेकिन आपको ऑनर मान लिया जाएगा अगर हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, स्पाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी माइनर चाइल्ड को, ठीक है, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, तो जिसने ट्रांसफर करी उसी को ऑनर माना जाएगा। होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एसेट्स को ऑनर माना जाएगा। चौथा, आप किसी कंपनी के मेंबर हो, एओपी के मेंबर हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, उस वजह से बिल्डिंग में पोजेशन मिल रहा है, भले ही बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर हो, ऑनर जो कि पोजेशन कर रहा है उसको माना जाएगा। फिर एक और एक था पार्ट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर क्या करा जाएगा, जिस जो पोजेस कर रहा है, जो पोजेस कर रहा है उसको ऑनर माना जाएगा। एंड आखिरी में था अगर 12 साल या उससे ज्यादा की लीज है तो जो लेसी है उसको क्या करा जाएगा, ऑनर माना जाएगा। वेकेंट प्रॉपर्टी, वेकेंट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे होता है, वेकेंट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे होता है, वेकेंट प्रॉपर्टी की एनएवी नहीं जीएवी क्या कर लेते हैं, जैसे वैकेंसी 1 महीने की जगह 12 महीने की भी हो सकती है, तो रीजनेबल रेंट तो पूरा क्या आएगा, 12 महीने का आएगा, है ना। उसके बाद एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं, विच एवर इज हायर करेंगे तो रीजनेबल रेंट आ जाएगा। और वैकेंसी 12 महीने की रहेगी तो जो भी रीजनेबल रेंट आया वो हट जाएगा, तो जीएबी सीधा क्या हो जाएगी, 0। और बेटा फिर वेकेंट प्रॉपर्टी तो याद रखना इंटरेस्ट माइनस करने के लिए नहीं मिलेगा, अगर क्या चूज कर लेते हैं, डीटीआर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी में आप क्या नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी बात थी, हाउस प्रॉपर्टी की। अच्छा, एक कॉम्पोजिट रेंट करके भी कॉन्सेप्ट होता है, बताया था आप लोगों को कॉम्पोजिट रेंट सी, तो कॉम्पोजिट रेंट करके कॉन्सेप्ट है वो भी सुन लीजिए। जैसे मान लो कि आपने बिल्डिंग किराए पे दी, साथ में एसी, फर्नीचर और टीवी, फ्रिज वगैरह भी किराए पे दिया, और आपने सामने वाले को बोला कि साहब मेरे को इन टोटल 1 लाख रुपए दे दो, तो क्या पूरे 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में करना है, सोच के बोलो। नहीं, पूरे 1 लाख का ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करना है। जो लैंड एंड बिल्डिंग का होता है किराया वही कहां पर आता है, हाउस प्रॉपर्टी में आता है। तो इफ यू रिसीव कंपोजिट रेंट, आपको क्या मिलता है, कंपोजिट रेंट मिलता है, तो अदर असेट्स का अलग कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या कर दो अलग, जो हाउस प्रॉपर्टी का है वो यही आएगा। अदर असेट्स का अदर सोर्सेज में लेके चले जाओ, कहां लेके चले जाओ, अदर सोर्सेज में। अच्छा, कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया आपने कि ये पता ही नहीं कर सकते कि दूसरी असेट्स का कितना है, मतलब कंपोजिट रेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट कर सकते हो तो जैसा मैंने बोला वैसा करो, अगर नहीं कर सकते हो ना तो पूरा उठा के अदर सोर्सेज में ले जाओ, या फिर आपका वो बिजनेस प्रोफेशन है तो कहां पे ले जाओ, बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है, ये बात थी आपके हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की।